हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिलेशन। तो मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बोर्ड एग्ज़ाम पास आने वाला है, तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी, मैं जानता हूं। तो आज मैं लेकर के आया हूं 2025 के हिंदी के PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आज सॉल्व करेंगे और तैयारी करेंगे। तो ये पेपर आपका इस प्रकार से रहेगा। ये देखिए 2025 का है, जो कि इस प्रकार से रहेगा। और इसमें कुछ दिया हुआ है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश क्या दिया हुआ? सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल वाइट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला कर चिन्हित करें। मतलब आपको OMR पत्रक मिलेगा। इसमें MCQ जो है वो OMR में आपको गोला करना है, जो सही होगा वही गोला करना है बस। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही दे। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटे, न इरेज अथवा व्हाइटनर का या किसी भी प्रकार का प्रयोग न करें। अगर एक बार आपने गोला भर दिया तो भर दिया, इसीलिए सोच समझकर भरना है। जो सही होगा वही भरना है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित रहेंगे। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न है और खंड बा में सभी प्रश्न के उत्तर एक साथ ही करें। मतलब ये नहीं है कि जो आता है वो करते, आपको जो आ रहा है वही आपको करना है, जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ दीजिए। अगला प्रश्नोत्तर संख्या अगला डाल के आपको करना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। शुक्ल युग के निबंधकार कमलेश्वर, वियोगी हरि, मोहन राकेश, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि शुक्ल युग के बहुत से निबंधकार हैं। जैसे शुक्ल युग का जो अवधि काल है वो 1919 है। ये भी पूछ सकता है कि शुक्ल युग की काल अवधि लिखिए, तो वो 1919 से 1938 तक होगा। और ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि हिंदी निबंध का स्वर्णकाल, तो हिंदी निबंध का स्वर्णकाल शुक्ल युग होगा। इस युग में प्रमुख निबंधकार हैं जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला, बाबू गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, शिव पूजन सहाय, पद्मलाल पुन्नालाल बस्की। आप लोग को इसको याद कर लेना है। इसमें से कोई भी प्रश्न में पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 2, निर्मला उपन्यास के रचनाकार। निर्मला उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने कब इसे प्रकाशित किया था? निर्मला 1927 में दहेज प्रथा पर ये निर्मला नामक पुस्तक आधारित है। प्रश्न नंबर 3, अपनी खबर रचना किस विधा का है? अपनी खबर रचना जो है वो किस विधा की है? एकांकी है, संस्मरण है, नाटक है, आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा है। इसका राइट आंसर आत्मकथा। अब इसे लिखा किसने था? पांडे बेचन शर्मा। इसे किसने लिखा था? पांडे बेचन शर्मा। प्रश्न नंबर 4, रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। अब अगर आपको याद होगा कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन कौन है, तो आप जैसे अर्धनारीश्वर, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रति के फूल, ये भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है? अजात शत्रु, जो कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? गुनाहों के देवता के लेखक हैं धर्मवीर भारती, अज्ञे जयशंकर प्रसाद या ज्ञानेंद्र कुमार। गुनाहों के देवता के लेखक
डॉक्टर धर्मवीर भारती है। तो इसका राइट आंसर ए, धर्मवीर भारती। निम्नलिखित कवियों में से किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान मिला? सुमित्रानंदन पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, या महादेवी वर्मा को? तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त को ये उपाधि मिली थी राष्ट्रकवि की। और ये उपाधि दी किसने थी? महात्मा गांधी ने दिया था इन्हें, ये उपाधि महात्मा गांधी ने दिया था। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रकवि के रूप में और एक लोग को जाना जाता है, जो कि रामधारी सिंह दिनकर है। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रकवि के ऑप्शन में ये भी आ सकता है कि रामधारी सिंह दिनकर। अब हो सकता है कि मैथिली शरण गुप्त ना आए, तो आपको रामधारी सिंह दिनकर लगाना है। प्रश्न नंबर 7, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं पद्मकार, देव, मतीराम या केशवदास? तो इसका राइट आंसर क्या है? केशवदास। प्रश्न नंबर 8, घनानंद किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीति काल के, भक्ति काल के, या आदि काल के? तो घनानंद हैं रीति काल के कवि। इसका राइट आंसर होगा बी, रीति काल। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रकृति में मानवीकरण, यथार्थ चित्रण, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, या रूढ़ियों के प्रति विद्रोह? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकृति का मानवीकरण, क्योंकि इसकी प्रमुख विशेषता के अंदर बहुत सारी विशेषताएं आती हैं। आत्मव्यंजना, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य और प्रेम चित्रण, रहस्यवाद, नारी के प्रति दृष्टिकोण, राष्ट्र प्रेम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, शैलीगत विशेषताएं। आपको इन ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ सकता है। इसमें से कोई दूसरा ऑप्शन दे देगा, अगर आपको याद है तो आप कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 10, तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहों के आवेशी कहा है? राहों का आवेशी तार सप्तक के 7 कवियों को नागार्जुन ने, भवानी प्रसाद मिश्र ने, अज्ञे ने, रामविलास शर्मा? तो इसका राइट आंसर है अज्ञे। अच्छा, अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। प्रश्न नंबर 11, करुण रस का स्थायी भाव रति, उत्साह, भय या शोक? जिसका मतलब होता है दुख। प्रश्न नंबर 12, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उपमा अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 13, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? मात्रा, गति, लय या यति? इसका राइट आंसर होगा यति। अभ्यास शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है? आ, अभी, अब, अस? किसका प्रयोग किया जाता है? अभी का। बहुत से बच्चे अब लगा देंगे, लेकिन ये नहीं होगा, अभी होगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास? अब कैसे पहचानेंगे? पंचतंत्र मतलब पंच मतलब 5, इसमें अंक आ जाता है। तो जब अंक आए तो उसका राइट आंसर क्या होगा? द्विगु समास। प्रश्न नंबर 16, दिनकर, दिवाकर, भास्कर किस शब्द का पर्यायवाची है? सूर्य का, सब लोग जानते हैं।
युवाम शब्द में कौन सी विभक्ति एक वचन है? तृतीय विभक्ति एक वचन, या प्रथम विभक्ति द्विवचन, द्वितीय विभक्ति बहुवचन, पंचम विभक्ति एक वचन। तो इसका राइट आंसर होगा प्रथम विभक्ति द्विवचन। दोस्तों याद कर लीजिए ये। इसमें से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे संस्कृत से। मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, इस वाक्य में वाच्य है कर्मवाच्य, कृतवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो मोहन द्वारा चित्र बनाया गया यानी कोई कार्य किया गया है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया, उपयुक्त वाक्य किस प्रकार का है? यानी सूरज निकला और चारों ओर प्रकाश फैल गया। सरल है, संयुक्त है, मिश्रित है, या प्रश्नवाचक है? तो ये सरल भी ना है, संयुक्त, तो संयुक्त होगा इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, बगीचा, तुम, या सच्चा? तो मोहन भी एक नाम है यानी एक संज्ञा है, बगीचा भी एक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर होगा तुम, जो कि एक सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, वर्णनात्मक प्रश्न आ गए। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखा? हम लोग कच्ची माटी की मूर्त के समान रहते हैं, जिसे जिस रूप में चाहो उस रूप का करें, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता बनाए। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो सबसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। तो ये आपको एक तो इतना टॉपिक दिया गया है और इसमें प्रश्न पूछा है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ लिखना है। अब संदर्भ क्या लिखेंगे? मैं लिख के दिखा देता हूँ कि संदर्भ कैसे लिखना है। देखिए आपको इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखा हुआ है? देखा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। उन्होंने हमारी मित्रता कैसी होनी चाहिए इस बात पर प्रकाश डाला इस अध्याय में। तो आपको इस प्रकार से लिखना है। यहाँ पे आप लिखेंगे संदर्भ, और लेसन के नाम को या तो आप ब्लैक पेन से लिखें, कॉमा के अंदर रहना चाहिए, और लेखक के नाम को कॉमा के अंदर रखना है। बाकी सब इसी प्रकार से लिखा जाएगा। आप लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है? किन लोगों की संगति करना हमारे लिए बुरा है? तो जो ये प्रश्न होगा ये इसी में उत्तर होगा। देखिए उत्तर क्या है? ऐसे लोगों का साथ करना अब बुरा है जो अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। इतना आपको लिखना है। आपका 2 नंबर कन्फर्म है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ से यहाँ तक का व्याख्या करना है, जो कि आप इसे तैयार कर लेंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? अजंता संसाधित चित्रकलाओं। ये अथवा करके दो पैराग्राफ दिया होगा, आपको एक करना है, या तो पहला पैराग्राफ करना है तो दूसरा करना है। इसमें भी 3 प्रश्न दिए हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, मतलब आपको संदर्भ की तरह लिखना है, लेकिन संदर्भ नहीं लिखना है। इसमें जो लेखक है उनका नाम लिखना है, पाठ का नाम लिखना है। तो ये अजंता से लिया गया है, अजंता नामक चैप्टर से लिया गया है, और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर भागवत शरण उपाध्याय।
अजंता किस कला के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? इसका प्रश्न इसमें आप ढूंढ लेंगे, मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अभी तक इसमें क्या है? पद्यांश लिखना। अभी तक हम लोग गद्यांश कर रहे थे, गद्य, अब करेंगे पद्य। किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, ये लिखा है और इसमें प्रश्न दिया गया है 3 नीचे। पहला, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ हमने लिख के बताया था कि प्रस्तुत, अब ये क्या है? पद्यांश। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं और इन्होंने कान्हा जी की लीलाओं का वर्णन किया है। आपको संदर्भ लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। किलकित कान्हा घुटुरवन आवत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखना है। तो इसमें होगा अनुप्रास अलंकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण। इस प्रश्न में क्या पूछ रहा है? आप इसमें भी पद्यांश पूछ रहा है। अथवा करके देना है, या तो आपको पद्य वाला लिखना सूरदास जी का, या फिर ये लिखना है। तो ये इसलिए इसका पद्यांश लिखना है। तो ये कौन से लेसन का है? ये चंद्रलोक में प्रथम बार, लेसन का नाम ही है चंद्रलोक में प्रथम बार। इसके लेखक है सुमित्रानंदन पंथ ने इसको लिखा है। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव के उतरने पर कवि ने क्या मंगल कामना किया है? तो कवि ने क्या मंगल कामना किया है? विश्व में शांति, प्रेम और बंधुता की कामना की है। उन्होंने आपसी द्वेष भाव को मिटाने की, देश के बीच सहयोग बढ़ाने, मानवता एवं एकीकरण को एक विज्ञान विकास के द्वारा धरती पर सुख समृद्धि आने की कामना की है। अब अगला प्रश्न क्या दिया है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में आपका अनुवाद करना है। तो इसका, इयम नगरी विविध धर्मणाय संगम स्थली, यानी यह नगरी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्धा, तीर्थकरा, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीरः, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहवः महात्मना अत्र गत्या स्वाय्यान विचाराणि प्रसराणि न केवल दर्शने साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रे अपि इयं नगरी विविधानां कलान् शिल्प नाट्य कृते लोके विस्तृता, यानी यह नगर विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यहाँ महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास जी और अन्य बहुत से महात्माओं ने आकर अपने विचार का प्रसार किया। न केवल दर्शन और साहित्य में बल्कि कला के क्षेत्र में भी यह शहर विभिन्न कलाओं को शिल्पकारियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये भारतीय संस्कृति से लिया गया है। अथवा करके ये प्रश्न दिया है। आप इसका या फिर इसका, आपको क्या करना है? संदर्भ लिखना है और अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिखना हमने आपको बता ही दिया है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित संस्कृत श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। ये क्या होगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब सब सुखी रहें। सर्वे सन्तु निरामया सभी निरोगी रहें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मतलब सबका कल्याण हो, शुभ हो।
और किसी को भी दुख का भागीदार ना बने, यानी किश्चित दुख भाग भवित, यानी कोई दुख का भागीदार ना हो। आपको ये लिखना है या फिर ये लिखना है। अगला क्या कहता है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपका ये दिया है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, अग्र पूजा, जय सुभाष, कर्ण, तमाम चीज़ें आपको यहाँ दी हुई हैं। तो आपको वही करना है जो आपके स्कूल में बताया गया होगा। आप जिस ज़िले से होंगे ज़िले के आधार पर यही करना है जो आपको पढ़ाया गया होगा। तो बढ़ते हैं, ये स्कूल वाले बताएंगे कि आपको क्या करना है। नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आपको जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, 3 लोग का दिया हुआ। आपको 3 लोगों को याद कर लेना है। 3 से किसी एक का पूछा ही पूछा जाना है। 3 में से कोई एक आएगा ही आएगा। 3 लोग का आएगा, 1 लोग को आपको लिखना है। अगले में तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त और महादेवी वर्मा का दिया हुआ है। तो आपको इनमें से किसी एक को याद कर लेना है, उसमें से आएगा ही आएगा। आपको 2 या 3 याद कर लेने, उनमें से कन्फर्म आएगा। अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको 3 श्लोक याद करना है जो 2 प्रश्न पत्र में हो सकता आ जाए। 3 याद रहेंगे तो आपको तीसरा वाला लिख देना है, तभी नंबर मिलेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। अपने मोहल्ले की नालियों को समुचित सफाई के लिए नगर निगम के व्यवस्था अधिकारी को एक पत्र लिखना है कि आपका जो मोहल्ला, वहाँ की नालियों की सफाई नहीं हुई, बहुत दिनों से गंध आ रही है। आपको इस प्रकार से लिखना है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संस्कृत से ये 2 प्रश्न रहेंगे, इनके उत्तर लिखना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम इसको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जलवायु परिवर्तन और मानव पर प्रभाव, विद्यार्थी जीवन, किसी धार्मिक स्थल का वर्णन या राष्ट्र प्रेम, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व। किसी भी टॉपिक पर आपको 1 से 2 टॉपिक, जैसे राष्ट्र प्रेम हो गया, हमारे जीवन में विज्ञान का महत्व, 1-2 टॉपिक पर आपको रेडी कर लेना है। 100% है कि उसमें से आएगा ही आएगा। तो हमने प्रश्न पत्र आपको करा दिया, आप इनमें से सब रेडी कर लीजिए। आपका 30 से 40% क्वेश्चन यहीं से बनेगा, आप तैयार कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी जानकारी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि